हाय वेलकम व्यूअर्स। आप तमाम शागिर्दों को हमारे जीएसएस चैनल की तरफ से खुश आमदीद। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक जैसे जावेद आजमी सर ने पहले ही आप लोगों को नोटिफिकेशन कर दिया है कि हम लोग का ज्योमेट्री के क्लास को लेके आ रहे हैं। तो हम लोग का ज्योमेट्री का जो क्लास है, कुछ मेन पॉइंटों को हम लोग दिखाने वाले हैं। एक्चुअली तुम लोग भी जानते हो ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री क्या है। तो जैसे आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री पे, अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो ज्योमेट्री का जो मेन टॉपिक हो गया, जिस टॉपिक पे ज्योमेट्री को लेके बात किया जाता है, तो वो मेन टॉपिक हो गया। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए पॉइंट, उसके बाद हो गया लाइन एंड एंगल होता है। इन तीनों चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना चाहिए यहाँ पे इनके डायमेंशन के बारे में जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए? एक्चुअली डायमेंशन पता है सबको कि डायमेंशन फिजिकल की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी हम लोग किसी शेप को बनाने जाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में ज्यादातर क्या होता है कि उसको शेप बनाना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म, अलग अलग किस्म का। इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ो, उस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ो, जिससे मुख्तलिफ किस्म का सर्कल बन जाता है। तो इसलिए हम लोगों को डायमेंशन का भी जानना जरूरी है। यानी जीरो डायमेंशन यहाँ पे मैं लिखा हूं, और जीरो डायमेंशन हिंदी में इसको कहते हैं शून्य विमाय। ठीक है। तो जीरो डायमेंशन किसको कहा जाएगा? जीरो डायमेंशन पॉइंट को जीरो डायमेंशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जीरो डायमेंशन इसको? क्योंकि जीरो को पॉइंट को जीरो डायमेंशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीरो पॉइंट जो हुआ आपका, पॉइंट का कोई, अगर मैं बोलूंगा जैसे इस लाइन को मैंने खींचा हूं, तो यहाँ पे तो ये भी बोल सकता हूँ कि ये इतने सेंटीमीटर की लाइन है, ये भी तो बोल सकता हूँ ना मैं। तो उसी तरह से इसको लेके कोई बोल सकता है कि ये पॉइंट बड़ा हो गया है, ये पॉइंट छोटा है, ये पॉइंट इतना होना चाहिए? नहीं बोल सकता। इसलिए उसको जीरो डायमेंशन कहा जाता है। जीरो डायमेंशन कंप्लीट वन डायमेंशन में आ जाते हैं हम लोग। वन डायमेंशन यानी एक विमाएं। तो एक विमाएं किसको कहते हैं? किसी एक लाइन को कहा जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि किसी एक लाइन को, यानी समझ लो जैसे यहाँ पे मैं एक बिंदु बना के रखा हूँ पहले ही, तो एक बिंदु और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और एक बिंदु यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। जब इस बिंदु को मैं इस बिंदु से मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक वन डायमेंशन का शेप बन जाएगा। समझ लिए? किसी को शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर बात हो जाता है टू डायमेंशन को लेकर। तो टू डायमेंशन हम लोगों को एंगल के बारे में जानकारी देता है, यानी इसको हिंदी में कोण कहते हैं। तो टू डायमेंशन क्या होगा? जिस तरह से इस तरह का एंगल बन गया उसको कहेंगे हम लोग। अब जैसे हम लोग कभी कभी क्या लिख लेते हैं, सपोज दैट कि मान लो मैंने यहाँ पे एक तो बिंदु लिखा, यहाँ पे भी एक तो बिंदु लिखा, और यहाँ पे भी एक तो बिंदु लिखा। ठीक है, इसको ऐसा करके मैं मिला देता हूँ। मिलाने के बाद मान लो कि ये हो गया, ये वो हो गया, या फिर ये भी हो गया। समझे बात? तो इसको जब भी मैं लिखूंगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो ये ओ बी, ये ओ बी होगा एंगल ये ओ बी। या तो फिर ये भी हो सकता है कि एंगल बी ओ, ये भी हो सकता है। आप तुम लोग सोचेंगे सर ये कोई सा चीज बताने वाला चीज है क्या? बताने वाली चीज है। मैथ कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। जब तक हमको इस पर डीपली नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीजों को, क्योंकि मैथ में जो खास करके क्वेश्चन बनता है ना, तो इसमें हो जाता है कि बनाने वाला कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए हमको इस पर डीपली नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए मैं ये सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा नंबर क्या हो गया? अब मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये एंगल ये ओ, सॉरी, ये बी ओ, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लें कि ये ओ बी, उसके बाद बी ओ, ये उसके साथ साथ क्या हो गया, ये बी ओ। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब भी अभी मैं यहाँ पे ये भी को इंडिकेट किया, कुछ भी लेटर आ जाए तो हम लोग को इस तरह का जब भी बनेगा ये बी ओ, ये बन सकता है, ये भी बनेगा आपका। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एंगल में जो भी, एंगल में हम लोग जब भी बयान करेंगे, जो यहाँ का बीच का जो बिंदु होगा, बीच का जो पॉइंट होगा, वो हमेशा बीच में ही जाहिर होना चाहिए। वो बाद बाकी जो दो बार वाला जो पॉइंट है, एक्सटीरियर जो पॉइंट है आपका, वो बीच में रहे या बाहर में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट हम लोग का वहां होना चाहिए। तो जब भी हम लोग का कंपटीटिव एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह का एक शेप बना के दे दिया, बोलिएगा कि ये राइट है, या ये तो राइट है, या ये तो भी राइट है, या नॉन ऑफ दिस बोले, तो हम लोगों को पट से टिक लगा देना चाहिए कि क्या हो सकता है इसके लिए। चलो मैं इससे निकलता हूँ यहाँ से, शायद किसी को कोई और डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर बात क्या होगा, आप मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि जैसे बिंदु हो गया, यहाँ पे मैं बिंदु पहले ही बना के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं एक तो बिंदु बना लिया, बिंदु बनाने के बाद यहाँ से मैं लाइन को जो इंटरसेक्ट, इस बिंदु से जो मैं लाइन को इंटरसेक्ट करके निकाला हूँ, यहाँ से एक से देखो कैसा लाइन है। मैं यहाँ पे जितना देने का था मैं उतना दे दिया हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि इतनी, इसमें इनफाइनाइट कहा जाता है, इसमें हद से ज्यादा भी लाइन निकल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं 3 पास किया तो 3 ही पास हुआ, इसमें 100 लाइन भी निकल सकता है। तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे गैदरिंग ना ज्यादा बन जाए, इसलिए हम लोग इसको इतनी ही रखें।
तो पॉइंट पे और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पॉइंट क्या होगा, वन डायमेंशन, जीरो डायमेंशनल होगा, और पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग आ जाते हैं लाइन पे। लाइन यानी हिंदी में इसको रेखा कहते हैं। तो रेखा लिखने का अलग अलग अंदाज है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। तो अलग अलग रेखाओं का अलग अलग नाम होता है। कर दिया हूँ। जब भी किसी रेखा में दोनों तरफ एरो से इंडिकेट कर दिया जाए, और इस बिंदु और इस बिंदु का यहाँ पे हम लोग जैसे इंडिकेट कर दिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, तो जब भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे और ए और बी को लिख देंगे, तो उसके ऊपर में ऐसा करके लिखना होगा, तब जाके वो लाइन होगा। ऐसे हम लोग सबको लाइन बोल देते हैं, ये भी लाइन है, वो भी लाइन है, लेकिन हर कोई लाइन नहीं होता। तो ये लाइन होगा, जो लाइन होगा, लाइन ये भी है, मान लो कि ये और भी एक लाइन है, तो उसके ऊपर में देखो किस तरह से इंडिकेट किया हूँ। जब भी कोई हमें कोई लाइन लिखने बोलेगा कि मान लो कि ये बी और सी कोई लाइन है, तो बी से लिखने के बाद मुझे उसके ऊपर में जो लिखना होगा, दोनों तरफ एरो से इंडिकेट कर देना चाहिए। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर लाइन में। देखो यहाँ पे एरो के जगह इंडिकेट नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या, ए बिंदु, एक तो बिंदु है, ए नंबर में एक बिंदु है, और बी में यहाँ पे एक बिंदु है, दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट बना, ये लाइन नहीं बना। और लाइन सेगमेंट को जो दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो कि ये और भी दो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इनको जो मैं लिखूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मैंने उसके लिए रिप्रेजेंट के बारे में बताया, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसको क्या करना होगा, ऊपर में एक तो लाइन लिख देंगे और इधर एरो से इंडिकेट कर देंगे। ओके, क्लियर। देन हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर लाइन को देख लो, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एरो है, इसमें दोनों तरफ नहीं था, इसमें दोनों तरफ था, इसमें सिर्फ एक ही तरफ एरो है। तो जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा, इस तरह से लिख दूंगा, तो इस लाइन का नाम हो जाता है रे, इंग्लिश में इसको कहते हैं रे, और इसको हिंदी में किरण कहते हैं। ठीक है, समझ लिए शायद, किरण, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, समझ लेना। और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, उसको जो दर्शाएंगे हम लोग, रिप्रेजेंट जो करेंगे हम लोग इसको, ये बी को कैसे, तो सेम वही है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि लाइन अलग अलग तरह का होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने दो लाइन और इंडिकेट किया, दो लाइन को और मैंने लिखा है, यहाँ से ए और बी एक लाइन लिखा मैंने, और उसके बाद सी और डी लिखा, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, टच कर दिया, यानी परपेंडिकुलर बना दिया। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाने के बाद ये दोनों जो परपेंडिकुलर है, दोनों का जो हाइट है, दोनों का हाइट सेम है, जिसके हाइट को मैं डी, और ये भी मतलब इसका जितना हाइट है डी, तो उसका भी हाइट डी है, इसलिए मैंने डी से इंडिकेट कर दिया। यहाँ पे मैंने 2-3 नहीं लिखा कि 2 सेंटीमीटर, दो या फिर 4 सेंटीमीटर का है, ये जितना हाइट वाला लाइन है, ये भी उतना हाइट वाला लाइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है, ये और बी जो एक लाइन है, और उसी तरह से नीचे में एक लाइन है सी और डी, तो ये भी पैरेलल टू सी, सी डी, यानी पैरेलल का जो सैंपल होता है, दो लाइन इस तरह से अगर लिख देंगे, तो पैरेलल का उसको सैंपल कहा जाता है। समझ लिए। उसी तरह से यहाँ पे मैंने ऐसा भी बना दिया, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हमको शेप देखने को मिलेगा, कभी कभी इस तरह का शेप भी रह जाता है। यहाँ से एक तो लाइन है, और इस लाइन से छूता हुआ यहाँ से एक तो पॉइंट पास किया गया, ये से बी तक एक तो लाइन इंटरसेक्ट हुआ, उसके बाद सी से लेकर एक तो लाइन डी में इंटरसेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे एक कौन कटा, इस कौन का जितना डिग्री कौन कटा, ये यहाँ पे भी उतना ही कटा। मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री का कटा है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का ही कट गया, या फिर जो भी 45 कटा तो 45 कटा, 60 कटा, 70 सपोज। तो उसी तरह से हम लोग अगर इस तरह से भी पाएंगे, और यहाँ पे उसका एंगल अगर दोनों का सेम रहेगा, तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये भी जो होगा वो सी डी का पैरेलल होगा। यहाँ पे मैं पैरेलल लिख भी दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अगर ये ना रहे, ओनली यही रह जाए, ऐसा करके दिया हुआ रहे और यहाँ पे कटा हुआ रहे, तो उस वक्त भी क्या हम लोग उसको पैरेलल बोलेंगे, तो वो पैरेलल नहीं होगा, वो उस वक्त उसको बोला जाएगा कॉन्ग्रुएंट लाइन। यहाँ पे मैं नीचे में लिख दिया हूँ कॉन्ग्रुएंट लाइन, और स्टार से इंडिकेट कर दिया हूँ, याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ मैं एक तो बात पहले बताने से बता तो दिया हूँ, एक्चुअली मैं लिखा नहीं था, जो यहाँ से मैंने पहले कहा था कि बिंदु से कोई भी लाइन कट के या फिर इंटरसेक्ट होके जब कोई लाइन एक निकलता है, तो उसको भी हम लोग उस लाइन को क्या बोलेंगे, तो उस लाइन को कहा जाता है इंटरसेक्शनल लाइन, या तो फिर इंटरसेक्शन लाइन भी कह सकते हैं। कुछ कुछ किताब में इंटरसेक्टिंग भी बयान होता है, नाम वही है। तो आज हम लोग इसको यही तक रखते हैं, कल फिर हम लोग इसका जो तीसरा नंबर बात था, एंगल को लेके आएंगे, और कोशिश करेंगे अच्छे अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा सके। शुक्रिया, और इसको नोट डाउन कर ले सब कोई।